नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों, आज हम फिज़िक्स का अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है और हमारा जो विस्थापन क्या होता है। उस पे कुछ नियम जो टाइम और डिस्टेंस के जो कुछ हमने डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे कैसे कोई गाड़ी इतनी चलती है तो उसका त्वरण क्या होगा, समय क्या होगा। तो उन सब पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आज हम जानेंगे कि न्यूटन का जो हमारी मोशन का चैप्टर है, मोशन के चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के कौन कौन से गति के नियम दिए थे। तो न्यूटन का गति का जो पहला नियम था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, फर्स्ट लॉ जो था लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम, जिसे गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो इस नियम से क्या मिला था, इस नियम का मतलब क्या है? इस नियम का मतलब कि ये है कि यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वो गतिज अवस्था में रहेगी, और विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, उसकी प्रकृति में चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या था, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था कि अगर कोई वस्तु जड़त्व में है तो वो जड़त्व में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, तो तब तक वो वस्तु गतिज अवस्था में नहीं आ सकती। तो वो क्या था, हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया था, यानी पहला पहला नियम था न्यूटन्स का। और इसे गैलीलियोस का लॉ भी कहते हैं, इसे गैलीलियोस का नियम भी कहते हैं। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ फोर्स, यानी एफ बराबर एम ए। तो लॉ ऑफ फोर्स का क्या मतलब था? लॉ ऑफ फोर्स, इससे हमें क्या मिलती है? इससे हमें बल की परिभाषा मिलती है। तो इन्होंने इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार होता है कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के बराबर होती है। यानी संवेग परिवर्तन में जो दर होती है, संवेग परिवर्तन को जब हम किससे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो फोर्स के बराबर हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर को जब हम फोर्स से डिवाइड कर देंगे तो वो बल के बराबर हो जाएगा। वहीं से हमारे बल का फार्मूला मिलता है एफ बराबर एम ए। तो ये हो जाता है हमारा लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड फोर्स, यानी न्यूटन का सेकंड लॉ। फिर हो जाता है एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी किसी चीज़ पर हम जितना वेट लगाएंगे, जितना हम फोर्स लगाएंगे, उतना रिएक्शन हमें वो देगी। तो उसे क्या कहते हैं? एक्शन और रिएक्शन का नियम कहते हैं। तो हम जानते हैं कि संवेग में जो हमारा सेकंड लॉ है, उसमें बल का जो यूनिट आती है, जो बल का आता है मात्रक, जो बल बनता है वो कैसे बनता है? जैसे संवेग पी क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग में परिवर्तन मतलब कोई दो संवेग होंगे तो P1 और V1, यानी P1 P2 दो संवेग है, तो द्रव्यमान तो दोनों के सेम ही होंगे ना। द्रव्यमान अगर सेम होगा, वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो M1 V1 और M2V2। फिर जब P2 माइनस P1 हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? MV2 माइनस MV1, क्योंकि फाइनल से हम इनिशियल को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, तो M तो सेम ही होगा। और फिर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर बटे समय क्या होता है? त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा ए। तो ये क्या हो जाएगा? M इंटू ए। यहीं से हमारा फोर्स का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, F बराबर एम ए। तो यहीं से हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ प्रूव हो जाता है कि सेकंड लॉ क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर किसके? अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब हम देखते हैं कि जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, एक्शन रिएक्शन का, उसमें जैसे जो वेट में जो जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट में जो वेट की फीलिंग्स आती हैं वो किस कारण होती है? वो हमारे क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण होती है। तो ये हम चार कंडीशन, यहाँ पर रेस्ट में है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, और ये फ्री फॉल हो रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है। जब यहाँ पर जो हमारी लिफ्ट है वो रुकी हुई है, नहीं रुकी हुई का मतलब क्या होता है? जब रुकी हुई होगी तो हमारा त्वरण एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो हम फार्मूला एफ का क्या लिखते हैं? एफ बराबर एम ए। जब ए जीरो होगा तो एफ बराबर जीरो हो जाएगा, यानी टोटल नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। और नेट फोर्स हम इसमें लिखते हैं क्या? नेट फोर्स क्या होगा? क्योंकि इसमें हमारा, जब हम इसमें खड़े होंगे तो हमारा वेट जो है एम जी वो नीचे की तरफ लगेगा, और रिएक्शन आर जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी। रिएक्शन आर जो है वो ऊपर की तरफ, यानी हमारा भार जो है डब्लू वो ऊपर की तरफ रहेगा, और हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण और हमारे मास का जो गुणन है जो नहीं, वो एम जी भार नीचे की तरफ लगेगा। तो डब्लू और एम जी दोनों बराबर होते हैं। डब्लू बराबर एम जी, एक ऊपर की तरफ लगेगा, एक नीचे की तरफ लगेगा। तो जो रिएक्शन आर है उसी को हम डब्लू कहते हैं। तो जब एफ बराबर है तो हमारा जो नेट फोर्स बनेगा इस पर एक्टिंग जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? वो जब हम एम जी से आर को डिवाइड करेंगे तो वो हमारा नेट एक्टिंग फोर्स होगा।
तो एक्टिंग फोर्स एफ बराबर एम जी माइनस आर हुआ, चूँकि एफ बराबर एम ए होता है और एम ए में हमारा ए जीरो है। जब त्वरण जीरो है तो ये व्यंजक जीरो हो जाएगा। तो एफ बराबर एम जी माइनस आर, तो एफ बराबर जीरो तो एम जी माइनस आर, एम जी बराबर आर। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा वेट होता है वो सेम रहता है, इसमें वेट में कोई चेंजिंग नहीं आती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रेस्ट में जो होती है उसमें वेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें वेट जो है वो सेम रहता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है, जब हमारी जो लिफ्ट है वो जब ऊपर की तरफ जा रही हो, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी तो हमारा, क्योंकि फोर्स का व्यंजक हमारा नेट फोर्स क्या बनेगा, एफ बराबर एम जी माइनस आर बनेगा। जब भार से रिएक्शन को हटाएंगे तो नेट फोर्स मिलेगा। लेकिन जब हमारी ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कार्य करते हैं। जब ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कार्य करेंगे तो हमारा जो त्वरण होगा वो माइनस में होगा। वो त्वरण क्या होगा, वो माइनस में होगा। चूँकि हमारा एफ बराबर फोर्स का व्यंजक क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। एफ बराबर एम ए होता है, तो उसमें जब ए माइनस रखेंगे तो एफ बराबर माइनस एम ए आ जाएगा। तो वही हमने एफ बराबर माइनस ए यहाँ से पुट किया, तो इधर एम जी माइनस आर रहेगा। तो हमने आर की वैल्यू निकाली, आर बराबर एम जी प्लस एम ए। एक्चुअली में आर क्या होता है, ये डब्लू होता है। तो डब्लू बराबर एम जी प्लस एम ए, यानी जब हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी तो हमारा वेट क्या है, वो हमारा वेट हमको इंक्रीज पता है। हमको लगेगा कि हमारा वेट जो है वो इंक्रीज हो गया, जो अपेरेंट वेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन वन लाइन में पूछ लिया जाता है कि हम जब लिफ्ट रुकी हुई है तब अपेरेंट वेट क्या होगा, तो सेम होगा। जब लिफ्ट ऊपर की जा रही है तो हमारा अपेरेंट वेट क्या होगा, तो हमारा अपेरेंट वेट इंक्रीज होगा। फिर थर्ड कंडीशन है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। जब हमारी लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो हमारा फोर्स का व्यंजक है बराबर एम जी माइनस आर, वो तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि ये हमारा एक नेट फोर्स है। फिर नीचे की आ रही है तो एफ ए भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो एफ बराबर एम ए होगा। तो एफ बराबर एम ए एम जी माइनस आर। जब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो एम जी माइनस एम ए निकलेगी, यानी हमारा जो डब्लू है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बन गया कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो हमारा वेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। और फिर अगला है हमारा जब फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग का मतलब होता है कि जो ये जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट जैसे किसी चीज़ से सपोर्ट, मान लो एक रस्सी से सपोर्ट कर रही है, पुली पे चढ़ा है, जब पुली घूमती है तो ऊपर रहता है। मान लो ये रस्सी यहाँ से कट गई और हमारी जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल हो रही है। तो जब लिफ्ट हमारी जो फ्री फॉल होगी तो उसमें क्या होगा, हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण और जो फोर्स का एक्सीलरेशन है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एफ बराबर एम जी और एम ए दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, जब हम अपेरेंट वेट आर निकालेंगे तो एम जी से एम जी को एम ए से घटाएंगे, लेकिन जब वहाँ एम जी बराबर एम ए है तो अपेरेंट वेट जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी इसी में जब हमारी लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल होती है तो हमें वेट लेटनेस की कंडीशन पता चलती है, यानी हमारा भार जो है वो जीरो हो जाता है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जब स्थिर दशा में होगी तो वेट इंक्रीज होगा, जब ऊपर की तरफ जाएगी, जब स्थिर होगा तो सेम होगा, जब ऊपर की जाएगी तो इंक्रीज होगा, जब नीचे की तरफ आएगी तो डिक्रीज होगा, और फ्री फॉलिंग होगी तो वेट लेटनेस की कंडीशन होगी। तो ये था हमारे न्यूटन के गति के नियम। अब हम अगला पढ़ेंगे अपना इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी हमारा मोशन का चैप्टर चल रहा है। तो मोशन के चैप्टर में हमारा ये थर्ड टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति के समीकरण। गति के समीकरण क्या होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 as। तो ये हमारा जो यहाँ पर जो v होता है वो अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण होता है, t समय होता है, s विस्थापन होता है। वह पता करते हैं कि ये जो हमारे जो व्यंजक हैं, ये जो हमारे 3 समीकरण है, ये 3 समीकरण हमारे आते कैसे हैं, इनको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो पहला हमारा इसको प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि हमारा जो त्वरण होता है, त्वरण क्या परिभाषा क्या होती है, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय, यानी फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग। तो हमारा यहाँ फाइनल वेग है v और इनिशियल वेग है u और बटे t। जब इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए टी बराबर वी माइनस यू। तो हमको v की वैल्यू निकालनी है, तो हम v को इधर ले आएंगे, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट जो है वो प्रूव हो जाता है, यानी पहला जो है इसको पहले को हम कहाँ से प्रूव करेंगे, इसको हम त्वरण के फार्मूले से प्रूव करेंगे। ए बराबर v माइनस यू बाई टी, वहाँ से प्रूव करेंगे तो हमारा v बराबर u प्लस ए टी आ जाएगा। दूसरा हमारा आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर क्या है, विस्थापन। s बराबर क्या होता है, विस्थापन यानी दूरी। तो हम इसको औसत चाल के फार्मूले से प्रूव कर देंगे। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, औसत चाल का फार्मूला होता है, औसत चाल के फार्मूले से हम उसको प्रूव कर देंगे, यानी s बराबर v प्लस यू बाई टू इंटू क्या t, यानी समय जो दूरी बराबर
चाल गुणे समय होता तो यहाँ पर हम औसत चाल रखेंगे, यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे। तो हमारी जो औसत चाल होगी, जो विस्थापन एस होगा वो क्या होगा, तो हमारा होगा औसत इंटू टाइम। तो यहाँ से जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे और अब यहाँ से हम वी की वैल्यू रख देंगे, वी बराबर यू प्लस ए टी। इसमें जब हम यहाँ से वी बराबर यू प्लस ए टी की वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये वाला समीकरण जो है, ये समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर थर्ड समीकरण को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ATS निकल आएगा। और 2ATS में हम क्या करेंगे, वहाँ से विस्थापन की वैल्यू रख देंगे तो हमारा थर्ड इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। तो ये दोस्तों, ये तीनों इक्वेशन कहाँ से प्रूव होती हैं ये हमने आपको बता दिया। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे इसमें है हमारा, आगे जब किसी वस्तु का वेग घटे या वस्तु को रोका जाए तो ए बराबर माइनस ए होता है। यानी जब किसी वस्तु का वेग घटे या वस्तु को रोका जाए तो वहाँ पर हमारा जो त्वरण है वो मंदक त्वरण होगा, वो ए की जगह पे माइनस ए हो जाएगा। अगला है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी जिस त्वरण से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी पृथ्वी जो है, जैसे हम यहाँ पर खड़े होते हैं तो हमारा वेट नीचे की तरफ होता है, तो हमारी पृथ्वी जो क्या है, हमें आकर्षित करती है अपनी तरफ। तो जितने बल से वो आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं, यानी उसे गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी को जी से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये CGS पद्धति में होती है। अब हम देखते हैं जब हमारा ऊर्ध्वाधर गति होगी यानी वर्टिकल मोशन होगी तब हमारे जो समीकरण है ये कैसे बनेंगे। तो इस गति में हमारे समीकरण जो है ये दो प्रकार से काम करते हैं, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर। जब नीचे की ओर गति होगी तो v बराबर यू प्लस ए टी एज इट इज रहेगा, क्योंकि जब गुरुत्वीय त्वरण लगेगा तो ए की जगह हम जी रखेंगे क्योंकि यहाँ गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो जब त्वरण नीचे की तरफ, जब गति नीचे की तरफ होगी तो हम क्या, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं, ग्रेविटी को लीड कर रहे होंगे। तो ग्रेविटी को जब लीड कर रहे होंगे, ग्रेविटी के अनुसरण में गति करेंगे तो हमारे सारे जो हैं वो सारे इक्वेशन जो भी हैं वो प्लस में आएंगे। फिर जब नेक्स्ट हमारा होगा, जब हम ऊपर की तरफ गति करेंगे तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, गति हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं, यानी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट गति कर रहे हैं। तो हमारा जो जी होगा वो जी ना होकर के वो हमारा क्या हो जाएगा, वो माइनस जी हो जाएगा। तो जब समीकरण ऊपर की तरफ गति करेगा तो हमें जी की जगह माइनस जी रखना है, बाकी सब हमारा एज इट इज ही रहेगा। तो ये था हमारा कि साइन कन्वर्जन की जब ऊपर की तरफ नीचे की तरफ गति करेगा तो हम साइन कन्वर्जन कैसे करेंगे। फिर अगला कॉन्सेप्ट है, यदि किसी वस्तु को छोड़ा जाए यानी छोड़ दिया जाए, गिराया जाए, कहीं से फेंका जाए और फेंकने का वेग ना दिया हो, यानी फेंक रहे हैं हम लेकिन वेग ना दिया हो, विरामावस्था से चले स्वतंत्र पूर्वक गिरे और विश्रामावस्था चले, तो उन सब में क्या होता है, इनिशियल वेग जो होता है वो हमारा जीरो होता है। इनिशियल वेग क्या होता है, जीरो होता है। ये कंडीशन हम अभी इसमें किस में अप्लाई करेंगे, ये हमें कंडीशन अभी हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। नोट, यदि किसी वस्तु को रोका जाए तो अंतिम वेग शून्य होता है, यानी किसी वस्तु को एकदम से रोक लिया जाए तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, शून्य होगा। यदि किसी वस्तु को h ऊंचाई से छोड़ा जाए तो वस्तु का पृथ्वी से टकराने का वेग क्या होगा। यानी यदि किसी वस्तु को h ऊंचाई से फेंका जाए तो पृथ्वी से जब वो टकराएगी तो उसका वेग क्या होगा ये पूछा है। यानी मान लो ये कोई वस्तु है, यहाँ से इसको हम फेंक रहे हैं, h ऊंचाई पे वस्तु है, उसको फेंक रहे हैं नीचे पृथ्वी के तल पर, तो यानी फाइनल वेग उसका जो v है वो क्या होगा। तो हम जानते हैं वेग का समीकरण, हमारा थर्ड इक्वेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि यहाँ हम गुरुत्वीय त्वरण रखेंगे। तो वी चूँकि फेंका जा रहा है तो इनिशियल वेग जो हो वो जीरो होगा। इनिशियल वेग हमारा होता क्या है, u, तो u बराबर जीरो होगा, तो u की जगह पे जीरो रख देंगे। h हमारा दिया ही है, g हमको पता ही है, तो वी स्क्वायर बराबर 2gh, यानी v बराबर √2gh। तो वहाँ पर वेग का फार्मूला क्या, तो यहाँ पर वेग क्या होगा, v बराबर √2gh। अब इसमें क्या होगा, वेग जो है वो डायरेक्टली किस पे निर्भर करेगा, हमारा जो ये फाइनल वेग है ये किस पे निर्भर करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √h के, क्योंकि ये 2 तो कन्फर्म है ही है, जी एक कांस्टेंट है, जी की वैल्यू भी फिक्स है, तो जो बचा का h को ही हम वेरी कर सकते हैं। जब h को ही वेरी कर सकते हैं तो हमारा जो लास्ट फाइनल वेट होगा वो किसके समानुपाती होगा, वो h के समानुपाती होगा। तो अगर वेट v1 होगा तो √h1 कर देंगे और वेट v2 होगा तो √h2 कर देंगे। यानी कि अगर दो चीज़ों के v1 और v2 दिए हुए हैं, h1 और h2 दिए हुए हैं, तो अगर v1 v2 और h1 दिया हो तो हम h2 निकाल सकते हैं। ये फार्मूला उसके लिए बनाया गया है।
बेसिकली ये जो फाइनल वेग है ये किस पे निर्भर करेगा, ये हमारे एच पे निर्भर करेगा। फिर अगला हमारा आता है, यदि किसी वस्तु को एच ऊंचाई से छोड़ा जाए तो वह वस्तु पृथ्वी पर कितने समय बाद गिरेगी। यानी वहाँ पर हमको वेग वेलोसिटी निकालनी थी, अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी देर बाद गिरेगी। तो अगर एच ऊंचाई से फेंकते हैं तो हम क्या लगाएंगे, दूसरा वाला लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमको क्या ऊंचाई निकालनी है कितनी, क्योंकि हमको विस्थापन दिया है तो हमको निकालना कि समय निकालना है, तो हम समय निकालेंगे तो उसमें थर्ड समीकरण का यूज़ करेंगे हम, एच बराबर यू टी प्लस सेकेंड का एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच बराबर यू हमारा, क्योंकि फेंका जा रहा है तो यू तो जीरो होगा, हाफ जी टी स्क्वायर होगा, एच बराबर टू एच बराबर जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर टू एच अपान जी। तो इसमें भी जो हमारा एच है, जो हमारा टी है वो किस पे निर्भर करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच के होगा। तो इसमें क्या निकालेंगे, टी बराबर अंडर रूट या टी वन बराबर अंडर रूट एच वन, टी टू बराबर अंडर रूट एच टू, तो टी वन बराबर टी टू अंडर रूट एच वन अपान एच टू। यानी कि जब हमको समय निकालना होगा तो टी वन बटे टी टू बराबर अंडर रूट एच वन बटे एच टू, और जब हमको वेग निकालना होगा तो वी वन बटे वी टू बराबर अंडर रूट एच वन बटे एच टू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, कुछ नहीं बस आपको फार्मूला रखना है। फिर अगला न्यूमेरिकल है हमारा, अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है, तो यदि वायुयान अपने विरामावस्था से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है, तो वायुयान अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई ज्ञात की। यानी जितनी देर उस पथ पे वो दौड़ा था, राइड किया था, उस पथ की लंबाई को हमको निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू दूरी एस निकालनी है, एल निकालनी है। तो हमको यू दिया है, क्योंकि जब चलना स्टार्ट किया होगा तो प्रारंभिक वेग जीरो होगा। वी क्या है, वी अंतिम वेग दिया है 100 मीटर पर सेकंड, और त्वरण कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से। जब एक समान त्वरण से दी तो हमको वी पता है और यू पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं इसमें से, इसमें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यानी यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वी बराबर 100 दिया है, यू बराबर 0, टू ए की वैल्यू रख देंगे, एस त्वरण दिया हुआ एस की वैल्यू हम निकालेंगे, तो एस की दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 500 मीटर। फिर अगला हमारा है, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, तो कार द्वारा प्राप्त गति को ज्ञात करें। तो कार द्वारा प्राप्त गति को ज्ञात करें, यानी अंतिम समय में अंतिम भाग में शुरू होने वाली, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका फार्मूला, त्वरण का, यानी कि ये हमें क्या दिया है, त्वरण दिया है, 2 मिनट के लिए चलती है, टी हमको दिया है 2 मिनट के लिए चलती है, तो कार द्वारा प्राप्त गति, तो हम गति को निकाल लेंगे, उसमें क्या, क्योंकि हमें टी मालूम है 2 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे 120 सेकंड, वी बराबर यू प्लस ए टी, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी, तो निकाल देंगे फाइनल वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 4 सेकंड लेता है, तो ऊंचाई कितनी है। यानी पत्थर छोड़ा जा रहा है, यू बराबर 0, टी बराबर 4 सेकंड, जी बराबर 9.8 मीटर, हमको एच पता करना है, एच बराबर क्या, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हम तुरंत एच की वैल्यू निकाल देंगे। ये दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए न्यूमेरिकल्स हैं जो कई बार पूछेंगे, हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला है, एक टावर से शून्य की गति से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में गिरेगा, तब एच की वैल्यू क्या होगी। जब 4 सेकंड में गिरेगा तो एच की वैल्यू क्या होगी, तो हम एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर की लगा देंगे, निकल आएगा तुरंत। तो दोस्तों ये थे हमारे गति के नियम और गति के समीकरण, न्यूटन के गति के नियम। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना फिजिक्स का, जो हम कल डिस्कस करेंगे आपके साथ। कल हम कोई नया चैप्टर उठाएंगे, क्योंकि हमारा यूनिट ऑफ डायमेंशन खत्म हो चुका है, मोशन खत्म हो चुका है। थर्ड चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लाइट। तो कल हम आपको डिस्कस करेंगे लाइट यानी प्रकाश। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।